नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो शुरुआत में तो तेज़ी से प्रगति होती है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि आप वहीं के वहीं हैं। आप कितनी भी मेहनत करें, कोई सुधार नहीं दिखाई देता। इसे ही कहा जाता है पठार प्रभाव, यानी सीखने की उस अवस्था को जब हमारी प्रगति कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन यह अस्थायी नहीं होती है। क्या हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, और यदि हाँ तो कैसे? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शिक्षा में पठार क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण है, और इससे निपटने के कौन कौन से प्रभावी तरीके हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सीखने की यात्रा को और भी बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अधिगम के पठार का अर्थ क्या है। तो अधिगम का पठार वह स्थिति है जब सीखने की प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए अधिगम की गति धीमी हो जाती है या स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद नई जानकारी को जल्दी आत्मसात नहीं कर पाता है। ठीक है। अधिगम का पठार शिक्षा में, यानी कि शिक्षा ग्रहण करते वक्त बालक के मन में या बालक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह नई चीज़ को अब और अधिक नहीं सीख पाता है। बस उसमें एक रुकावट या एक बाधा आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब ये कई कारणों से हो सकती है, क्या क्या कारण होंगे इसके आगे जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अधिगम के पठार की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले क्रो एंड क्रो की परिभाषा जानते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम का पठार वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति प्रयासों के बावजूद सीखने में कोई प्रगति नहीं दिखती है। कहने का अर्थ क्या है कि शिक्षा ग्रहण करते वक्त में, अधिगम करते वक्त में, अधिगम की प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, भले ही थकान की वजह से हो या अन्य किसी चीज़ की वजह से हो, तो व्यक्ति क्या होता है, सीख नहीं पाता है, सीखने की गति स्थिर हो जाती है। चाहे जितना भी प्रयास कर लिया जाए उसको सिखाने का, वह सीख नहीं पाता है, कोई प्रगति दिखाई नहीं देती है। तो इसे ही कहा जाता है अधिगम का पठार। आइए आगे जानते हैं। स्किनर के अनुसार पठार वह अवस्था है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में अस्थायी रुकावट आती है, किंतु यह रुकावट अस्थायी नहीं होती है। ठीक है। यह क्या है, एक अवस्था है पठार, इसमें क्या होता है, व्यक्ति सीख नहीं पाता है, उसका सीखना रुक जाता है। और यह कैसी अवस्था होती है, अस्थायी होती है। थोड़ी देर बाद व्यक्ति जब थकान आदि को दूर कर लेता है या व्यक्ति के मन में कोई इंटरेस्ट जगा दिया जाता है सीखने के लिए, तो यह समस्या जो है दूर हो जाती है। अगर इसके कर्व की बात करें तो इसका कर्व कुछ ऐसा होता है कि पहले व्यक्ति तेज़ी से सीखता है और फिर धीरे धीरे यहाँ पे स्थिर हो जाता है, यही पठार का क्षेत्र, और फिर से ये कर्व ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हो इस जगह पे, इसी को पठार या प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे जानते हैं अधिगम के पठार के प्रकार के बारे में। तो पहला है प्राकृतिक पठार अर्थात नेचुरल प्लेट्यू। जब सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय के लिए सामान्य रूप से रुकावट आती है तो यह स्थिति स्वाभाविक होती है। ठीक है। जब सीखते वक्त में सामान्य रूप से कोई रुकावट आ जाए, है ना, कोई विशेष उसमें परिवर्तन ना हो, कि जैसे कि थकान हो या कोई भय, डर, क्रोध आदि की स्थिति ना हो, फिर भी कोई रुकावट आ गई, तो उसमें क्या होगा कि प्राकृतिक पठार कहलाएगा वह। आइए उदाहरण से समझते हैं। एक नई भाषा सीखने के शुरुआत में तेज प्रगति होती है, लेकिन एक समय बाद प्रगति धीमी हो जाती है। तो यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब कोई हम नई भाषा सीखते हैं तो शुरू शुरू में काफ़ी इंटरेस्ट जागता है, शुरू शुरू में उस भाषा को सीखने में हमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि हम इस चीज़ को सीखेंगे तो हम नई बोली बोल पाएंगे, नई भाषा बोल पाएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब उसके व्याकरण, ग्रामर आदि बहुत सारी चीज़ें जब आने लगती हैं, जब हमें शब्दकोश सीखना होता है, उसके नियम सीखने होते हैं, तो हमारी सीखने की गति जो है कम हो जाती है। तो इस प्रकार का जो पठार आएगा उसे कहेंगे प्राकृतिक पठार अर्थात नेचुरल प्लेट्यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक पठार अर्थात साइकोलॉजिकल प्लेट्यू। यह क्या होता है आइए जानते हैं।
यह तब होता है जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति जैसे आत्मविश्वास की कमी, तनाव, ऊब ऊब के कारण सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, यह स्थिति कब होती है? ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाए, या फिर उसके अंदर तनाव आए, है ना, टेंशन आदि आ जाए, या फिर वह बोरियत महसूस करे या ऊबने लगे, है ना, सीखते वक्त में। तो क्या होगा? सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक पठार, साइकोलॉजिकल प्लेट्यू। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते वक्त में बीच बीच में कुछ चुटकुले आदि बोलने चाहिए, है ना, बोलते रहना चाहिए, कुछ कहानी किस्से आदि का एग्जाम्पल लेना चाहिए, जिससे बच्चों में ऊब आदि की समस्या ना हो, है ना, वो बोरियत ना महसूस करें और बढ़िया से सीखते रहें। तो वो जो शिक्षण उसका कहलाएगा वो मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहलाएगा। आइए आगे जानते हैं तीसरे पॉइंट पे। शारीरिक पठार, ये क्या है? फिजिकल प्लेट्यू, ये क्या है? शारीरिक थकावट, रोग या अन्य शारीरिक बाधाओं के कारण सीखने में प्रगति नहीं हो पाती है। उदाहरणतः किसी खेल को सीखते समय थकान यानी थकावट के कारण सुधार में कमी। तो शारीरिक थकावट आप सब जानते ही हैं, बहुत ही सामान्य सी बात है। इसमें कई बार सीखते सीखते व्यक्ति क्या होता है, थकावट का अनुभव करता है, या कई बार व्यक्ति किसी रोग आदि से पीड़ित होता है, या किसी अन्य शारीरिक बाधा से भी ग्रसित हो सकता है। तो इस कारण फिर वह क्या करता है, जब सीखने में प्रगति नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार की जो है पठार को शारीरिक पठार कहा जाता है, फिजिकल प्लेट्यू कहा जाता है। चलिए आगे जानते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय पठार, इन्वायरमेंटल प्लेट्यू। ये क्या होता है? सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव होने पर यह पठार उत्पन्न हो जाता है। उदाहरणतः शोरगुल वाले वातावरण में पढ़ाई करने से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय पठार क्या है? जहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा अध्ययन कक्ष है या फिर जो भी हमारा अध्ययन का स्थान है, अगर वहाँ पे वातावरण के, क्लाइमेट के कुछ हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हम क्या करते हैं कि सीख नहीं पाते हैं, हमें डिस्टरबेंस होता है, जैसे शोरगुल आदि होता है ना, या फिर मान लीजिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, या बहुत ही ज़्यादा गर्मी का प्रभाव है, खुले में पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, तो भी हमारा जो है अधिगम प्रभावित होता है, सीखने की गति प्रभावित होती है। तो इस प्रकार का जो पठार होता है प्राकृतिक पठार कहलाएगा, नेचुरल प्लेट्यू कहलाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे जानते हैं अधिगम के पठार की विशेषताएं। ठीक है, तो पहली विशेषता है स्थिरता की अवस्था। इसमें अधिगम की दर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है। ठीक है, स्थिरता की अवस्था क्या होती है अधिगम की पठार में, कि कुछ समय के लिए अधिगम क्या होता है, स्थिर हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कर्व में ऊपर बताया कि हमारा सीखने का कर्व कुछ ऐसे इस प्रकार से होता है ना। पहले तेज़ी से अधिगम हो रहा है, फिर इस जगह पे क्या हो जाता है, हमारा सीखने की गति एकदम स्थिर हो जाती है, सीख नहीं पाते हैं। तो यही वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा पठार कहलाता है, प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, तो एक विशेषता ये हो गई इसमें। अगला पॉइंट है अस्थायी रुकावट। ठीक है, यह रुकावट अस्थायी नहीं होती है, सही प्रयासों से अधिगम पुनः गति पकड़ सकता है ना। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बच्चों को कक्षा में प्रोत्साहित किया गया या कुछ भी अन्य उपाय अपनाए गए, तो सीखने का कर्व कैसा है, फिर से ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो पठार की अवस्था है ये अस्थाई समस्या नहीं है, बल्कि अस्थाई समस्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रयासों की आवश्यकता। पठार से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब व्यक्ति सीख रहा होता है, उसके अधिगम में पठार की समस्या आ जाती है, तो उसको बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है, या कई बार वो व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा से भी जो है इस अवस्था से बाहर निकल पाता है। लेकिन बाहरी प्रेरणा जो होती है ये ज़्यादा कारगर होती है, इससे व्यक्ति जल्दी प्रभावित हो जाता है और फिर उसको पठार की स्थिति से निकलने में आसानी होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, किसी निश्चित उस उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहा है, अचानक से वह हतोत्साहित हो जाता है ना, कुछ भी उसके साथ समस्या घटित हो गई, अब वह उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। लेकिन आप एक बार उसको उसके गोल के बारे में बता दीजिए कि आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे बेटा, तो क्या सुख प्राप्त होगा, है ना, जो खुशी प्राप्त होगी, उसके सामने ये रास्ते के कांटे या ये बाधाएं जो वर्तमान में तुम्हारे साथ हैं ये कुछ भी नहीं है।
तो एक बार फिर से व्यक्ति के मन में नई ऊर्जा का संचार होगा, नई स्फूर्ति का संचार होगा और वह फिर प्रयास करेगा पठार से बाहर निकलने के लिए, है ना। उसके प्रयासों में तेजी आएगी, निखार आएगा। चलिए आगे जानते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता, है ना, जिसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये क्या होते हैं? हर व्यक्ति, है ना, हर व्यक्ति कैसा होता है? एक दूसरे से भिन्न होता है। हर व्यक्ति की विशेषताएं अलग होती हैं, हर व्यक्ति की अधिगम क्षमता अलग होती है, बुद्धि लब्धि अलग होती है। तो जैसे क्या होते हैं कि संसार के कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है पठार को, अधिगम के पठार को। अब जैसे कि मान लीजिए कि कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और यह आवश्यक नहीं है कि सभी विद्यार्थियों को अधिगम में एक साथ पठार की स्थिति में पहुँचें, ठीक है। कुछ व्यक्ति का हो सकता है कि उनको जल्दी थकान का अनुभव हो और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थकान का अनुभव जल्द नहीं होता है, वो देर तक पढ़ते रहते हैं, है ना। तो इसलिए पठार में व्यक्तिगत भिन्नता का बड़ा महत्व है। आइए समझते हैं। अधिगम का पठार हर व्यक्ति में अलग अलग समय स्थिति में उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति एक समान समय पर थकान का अनुभव नहीं करता है, कुछ पहले थक जाते हैं और कुछ देर से थकते हैं, है ना। आइए आगे जानते हैं। 5वां पॉइंट है मनोवैज्ञानिक और भौतिक कारकों का प्रभाव। पठार पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे आत्मविश्वास, प्रेरणा, वातावरण, ठीक है। मुख्य रूप से देखिए जो 3 कारण ये बताए गए, आत्मविश्वास, प्रेरणा और वातावरण, इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर? अधिगम के पठार पर। आइए अब जानते हैं पठार से बाहर निकलने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे हम पठार की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो पहला, नंबर 1, नए अधिगम विधियों का उपयोग, ठीक है। पढ़ाने के लिए जब नई पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा कक्षा में, तो पठार की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है या इसको टाला जा सकता है। नई पद्धतियों और उपकरणों का प्रयोग करके पठार से बाहर निकला जा सकता है, ठीक है। पढ़ाने की खेल विधि द्वारा अगर पढ़ाया जाए बच्चों को, है ना, प्रश्न पूछ करके पढ़ाया जाए, है ना, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा पढ़ाया जाए, या ऐसे ही अन्य विधियाँ भी हो सकती है जिसमें कि बच्चा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, पार्टिसिपेट करे उसमें। तो क्या होगा कि पठार की स्थिति में बच्चा जल्दी नहीं जाएगा, और जाएगा तो जल्द से जल्द वह बाहर आ जाएगा। या इसके अलावा हम ऐसे उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जो कि इंटरैक्टिव, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर आदि पे शिक्षा दी जाए, पढ़ाया जाए, या फिर कोई उनको वस्तु दी जाए जिससे कुछ वो बना करके सीख करके, है ना, चीज़ों को सीख सकें, अधिगम कर सकें। तो इस प्रकार की विधियों को अपनाने से पठार की अवस्था से जल्द निकला जा सकता है या इससे टाला जा सकता है। दूसरा है मनोबल बढ़ाना। आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाकर अधिगम प्रक्रिया को फिर से गति दी जा सकती है, ठीक है। जैसे बच्चा थकान का अनुभव कर रहा है तो उसे आत्मविश्वास दिलाएं, प्रेरणा उसके अंदर जागृत करें, जिससे कि वह क्या हो, पुनः जो है अधिगम के लिए अपने आप को तैयार किया कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट है विश्राम और आराम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थकान या ऊब के कारण उत्पन्न पठार से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लेना आवश्यक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब बच्चा वाकई थक गया है मानसिक और शारीरिक रूप से, तो आप उसको प्रेरणा या मनोबल भी देंगे तो वह कुछ हद तक काम करेगा और उसके बाद फिर वो भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अब उसको बिल्कुल रिलैक्स होने की आवश्यकता है, एनर्जाइज होने की आवश्यकता है ना। जैसे विद्यालय में देखा जाए 2-3 क्लासेस पढ़ने के बाद, 4 क्लासेस पढ़ने के बाद फिर क्या कर दिया जाता है, लंच कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, थक गए हैं। वो भोजन करेंगे तभी उनको ऊर्जा प्राप्त होगी, फिर उसके बाद उनको शिक्षण अधिगम के चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं और पूरी तरह से क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रेरणात्मक माहौल, ठीक है, अर्थात प्रेरणादायक माहौल। सकारात्मक और अनुकूल वातावरण बनाने से अधिगम की प्रगति हो सकती है, ठीक है। तो हमें कक्षा का माहौल कैसे बनाना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा उन्हें डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बच्चे क्या होंगे, नकारात्मक हो जाएंगे और कुंठाग्रसित हो जाएंगे, फिर हमारा अधिगम का कोई कार्य नहीं हो पाएगा
और फिर बच्चे इससे जो है बिगड़ भी जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो शिक्षा से बचना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि शिक्षा हमारे ऊपर बोझ है। तो इसलिए शिक्षक का कर्तव्य होता है कि कक्षा का माहौल कैसा हो, सकारात्मक हो और बच्चों के अनुकूल वातावरण वहाँ का रहे, है ना। बच्चे खुशी खुशी जो है शिक्षा में अधिगम की क्रिया में भाग लें, है ना। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि समय समय पर खेल द्वारा, पहेलियों द्वारा या विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा बच्चों को अधिक से अधिक इसमें इन्वॉल्व रखा जाए, शिक्षा में इन्वॉल्व रखा जाए, अधिगम की क्रिया में इन्वॉल्व रखा जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको क्लास ये पूरा समझ में आ गया होगा। अधिगम का पठार किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी डाउट आपके मन में थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जा कर के आप कृपया इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये आपके जो है अधिगम के पठार या शिक्षा मनोविज्ञान की समझ को ये और भी अधिक जो है सीखने में, समझने में मदद देगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।